नमस्कार विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम क्लास 11 का जो नेक्स्ट चैप्टर है, जो आपके पाठ 12 है ऊष्मागतिकी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चैप्टर 12 ऊष्मागतिकी के बारे में हम बात करेंगे, जिसे हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। इससे पहले की जो वीडियो थी उसके अंदर हमने पार्ट 11 का अध्ययन कर लिया। लेसन हमारा 11वां कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने द्रवों के गुणों के बारे में अध्ययन किया था कि लिक्विड के अंदर प्रेशर किस प्रकार से बनता है और श्यानता क्या है, प्रस्थ तनाव क्या है, बर्नौली प्रमेय क्या है, स्टोक का प्रमेय क्या है, वेंचुरी मापी क्या है, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अब ये नया चैप्टर है और ये आपके हाफ एडी के अंदर ब्लूप्रिंट के अंदर ये 5 से 6 नंबर का चैप्टर है, तो हमें इसको ध्यान से समझना है। इस चैप्टर के अंदर हम संपूर्णतया किसके बारे में अध्ययन करेंगे? ऊष्मागतिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहली बात जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि जो ऊष्मागतिकी है वो हमारी क्लासिकल फिजिक्स का पार्ट है। किसका पार्ट है? क्लासिकल फिजिक्स का पार्ट है, जिसे हम चिरसम्मत भौतिकी कहते हैं। चिरसम्मत भौतिकी। जब मैंने आपको पहला पार्ट कराया था, पहला चैप्टर कराया था, तो उसके अंदर मैंने बताया था कि जो आपकी फिजिक्स है वो 2 भागों के अंदर बंटी हुई है। एक तो आपकी कौन सी फिजिक्स है? क्लासिकल फिजिक्स है, और एक आपकी कौन सी है? मॉडर्न फिजिक्स है। क्लासिकल फिजिक्स के अंदर हम बड़े प्रयोगों का अध्ययन करते हैं, मेजर प्रयोगों का अध्ययन करते हैं, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हम जो छोटे स्तर के प्रयोग होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन का प्रयोग, नाभिक की खोज, वो सारी चीज़ें आपकी किसमें आती हैं? मॉडर्न फिजिक्स में आती है। तो ऊष्मागतिकी जो है वो एक मेजर प्रयोग होता है, इसलिए इसका अध्ययन कौन सी फिजिक्स में किया जाता है? क्लासिकल फिजिक्स में किया जाता है। इस क्लास के अंदर हम ये भी जानेंगे कि ऊष्मा और ताप के अंदर क्या प्रभाव होता है। ऊष्मा और ताप के अंदर क्या प्रभाव होता है? हम ये समझ लेते हैं कि जो ऊष्मा है वही क्या है? ताप है, लेकिन ऐसा नहीं है। ताप और ऊष्मा के अंदर अंतर है। ताप वो फैक्टर होता है या ताप वो ड्राइवर है जो ये निर्धारित करता है कि ऊष्मा का फ्लो एक दिशा से दूसरी दिशा में कैसे होगा, तो उसे निर्धारित करने वाला कारक कौन होता है? ताप। तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लो, चैप्टर 12 पाठ का नाम लिख लो ऊष्मागतिकी। फिर हम आगे पढ़ेंगे इसके अंदर कि ये सारी चीज़ें किस प्रकार से चलती है। चैप्टर जो है वो थोड़ा लेंथी है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। इसमें एक बड़ा प्रश्न बनेगा जिसे हम पढ़ेंगे कार्नो इंजन। ये हम लास्ट के अंदर आएगा, लगभग आपके जब सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे उस टाइम हम क्या पढ़ेंगे? कार्नो इंजन। और ये मोस्टली प्रोबेबिलिटी है कि ये आपके पेपर में कितने नंबर का आएगा? 4 नंबर का आएगा ही आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो ऊष्मागतिकी की परिभाषा। ऊष्मागतिकी की परिभाषा। ऊष्मागतिकी की परिभाषा। इसमें लिखेंगे भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी तंत्र के, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी तंत्र के तापमान तथा ऊष्मा ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, ऊष्मागतिकी कहलाती है। ऊष्मागतिकी कहलाती है। अगली लाइन में लिखना एरो लगा के, यह चिरसम्मत भौतिकी का भाग है। दिस इज पार्ट ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। यह चिरसम्मत भौतिकी का भाग है। हो गया? नोट लगा के लिखो। ऊष्मागतिकी में
तंत्र के बड़े रूपों का अध्ययन किया जाता है। तंत्र के बड़े रूपों का अध्ययन किया जाता है। इसलिए इसे चिरसम्मत भौतिकी में सम्मिलित किया गया है। इसलिए इसे चिरसम्मत भौतिकी में सम्मिलित किया गया है। समझिए, चिरसम्मत भौतिकी में सम्मिलित किया गया है। जिनको ये पता नहीं है ये चीज भी लिख सकते हो। आपको तो पता है कि फिजिक्स का 2 भाग है। एक कौन सा है आपका क्लासिकल, दूसरा है मॉडर्न। तो जिसके अंदर बड़े प्रयोग हों वो आपकी क्लासिकल में, जिनके अंदर छोटे प्रयोग हों तो मॉडर्न में। तो हमने इसी आधार पर बता दिया कि ऊष्मागतिकी कौन सी फिजिक्स का भाग है आपकी क्लासिकल फिजिक्स का भाग। अब हेडिंग लगाओ ऊष्मा। अब देखो होता क्या है कि जो ऊष्मा है वो ऊर्जा का ही एक रूप होती है। क्या होती है? ऊर्जा का ही एक रूप है। तो जब ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है, ऊष्मा क्या है? ऊर्जा एक रूप है। तो ऊर्जा एक प्रकार की ऊर्जा है, तो उसको तो हम कई प्रकार की अन्य ऊर्जाओं के अंदर भी बदल सकते हैं। तो ऊष्मा ऊर्जा को भी क्या किया जा सकता है? अन्य ऊर्जाओं में बदला जा सकता है। ये ऊर्जा एक जनरल शब्द है, दो चीजों से मिलकर बनता है। एक तो गतिज ऊर्जा और दूसरी स्थितिज ऊर्जा। लेकिन जब ऊष्मा ऊर्जा बन जाती है, जब हम ऊष्मा का नाम लेते हैं, तो ये ऊर्जा गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा न रह के किससे संबंधित हो जाती है? तापमान से संबंधित हो जाती है। ठीक, ऊर्जा का तो नॉर्मल मतलब हो गया गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। लेकिन ऊष्मा जब हम कहते हैं तो ये एक तरीके से किससे संबंधित होता है? तापमान या हीट से संबंधित होता है। ठीक है, तो जब ऊर्जा को भी अलग अलग रूपों में बदला जा सकता है, तो ऊष्मा को भी क्या किया जा सकता है? अलग अलग रूपों में बदला जा सकता है। तो पहले इसकी नॉर्मल परिभाषा लिखो कि ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है जिसे ऊर्जा के अन्य रूपों में बदला जा सकता है। जिसे ऊर्जा के अन्य रूपों में बदला जा सकता है, अर्थात एक तंत्र से ऊष्मा दूसरे तंत्र में स्थानांतरित की जा सकती है तथा ग्रहण भी की जा सकती है। समझ? अब हम कह रहे हैं कि ऊष्मा है वो एक पार्ट है इसका ऊर्जा का। तो तुम मेरे को इसका मात्रक बताओ, ऊष्मा ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? ऊष्मा ऊर्जा का मात्रक, हीट एनर्जी का मात्रक दिमाग लगा के बताओ। जितने प्रकार की ऊर्जा होती है सबका मात्रक जूल होता है। लास्ट में क्या नाम लिख दिया? ऊर्जा। तो इसका मात्रक क्या हो गया? जूल। और इसका एक अन्य मात्रक होता है, वो आपका कैलोरी है, वो नहीं याद रखना। अन्य मात्रक क्या है? कैलोरी। हमें ध्यान रखना है, नोट करो। हाँ, ऊष्मा ऊर्जा, ऊष्मा संबंधित तापमान से नोट करो दोनों चीजें। अन्य मात्रक कैलोरी और जूल दोनों लिख लो।
अब यहाँ क्वेश्चन लिखो। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जाता है। 1 कैलोरी का जूल में मान बताओ। 1 कैलोरी का जूल में मान बताओ। तो ये हमें डायरेक्ट याद करना है कि जो 1 कैलोरी होती है वो 4.186 जूल के बराबर, जिसे हम लिख सकते हैं 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल लगभग। ये सैकड़ों बार पेपर के अंदर पूछा गया प्रश्न है कि 1 कैलोरी का जूल में मान बताओ। तो हमें ध्यान रखना है कि 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता। समझ गए? हो गया? चलो आगे हेडिंग लगाओ ताप। समझ में आया? बड़ा पूछ लिया फिर एकदम धीरे धीरे नॉर्मल चीजें बढ़ रही हैं। ताप क्या हेडिंग लगा ली? ताप। तापमान क्या होता है बताओ? ताप क्या होता है? कोई वस्तु बनाना तो उसका वो जो तापमान है वो तापमान तो परिभाषा में नाम आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ताप की तो परिभाषा लिख रहे हैं। जब किसी वस्तु को ऊर्जा प्रदान की जाती है तो उस वस्तु के जो कण हैं वो क्या करते हैं? कंपन करते हैं, और कंपन करने के कारण उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, और उस एनर्जी बढ़ी हुई अवस्था को क्या कहा गया है? तापमान। ठीक है, तो लिखो इसमें तापमान वह भौतिक राशि है। तापमान वह भौतिक राशि है जो ऊष्मा ऊर्जा के प्रवाह की दिशा, जो ऊष्मा ऊर्जा के प्रवाह की दिशा निर्धारित करता है। जो ऊष्मा ऊर्जा के प्रवाह की दिशा निर्धारित करता है। अर्थात ऊष्मा ऊर्जा हमेशा उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की तरफ, उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की तरफ प्रवाहित होती है। अब देखो, मान लो आपने जल को गर्म किया, ये आपका वातावरण है, ठीक है। इसका जो तापमान है वो कितना है? 22 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने एक गिलास के अंदर जल को गर्म किया, और जल को गर्म कर दिया कितने डिग्री के ऊपर? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। और हमने इस गिलास को खुले वातावरण में दीवार पर रख दिया, तो इसका तापमान कितना है? 40 डिग्री, और वातावरण का तापमान कितना है? 22 डिग्री। तो थोड़े समय बाद जब हम ये देखते हैं कि थोड़े समय बाद के अंदर ये जो गिलास है इसका तापमान कम होकर 22 डिग्री के बराबर, तो कहने का मतलब जो तापमान था उसके रूप में ऊष्मा ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ, और उच्च ऊर्जा से किसकी तरफ हुआ? निम्न ऊर्जा की तरफ। और कुछ समय बाद में जब हमारी वस्तु का वातावरण इस वातावरण के तापमान के बराबर हो गया, तो दोनों के अंदर संतुलन की अवस्था उत्पन्न हो गई। कौन सी अवस्था? संतुलन। अब देखो, जब तुमने अभी तक जितने पाठ पढ़े थे उनके अंदर हमने दोनों को संतुलन किया था, लेकिन जब ये संतुलन की अवस्था किसके अंदर बन जाती है? तापमान के अंदर बन जाती है, तो इस संतुलन की अवस्था को बोला जाता है ऊष्मीय साम्य अवस्था। तुम केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हो ऊष्मीय साम्य अवस्था, या इसे ही बोला जाता है साम्य अवस्था। खाली साम्य अवस्था भी बोल देते हैं। साम्य अवस्था या ऊष्मीय साम्य अवस्था वह अवस्था है जिसके अंदर किसी वस्तु का तापमान वातावरण के तापमान के बराबर हो जाता है, मतलब संतुलन की स्थिति में आ जाता है। तो इसे हम क्या बोल देते हैं? साम्य अवस्था। अब साम्य अवस्था को अगर तुम और
एलोबरेट करके देखो तो देखो ये दो चीजों से मिलके बना है। इसको अगर हम तोड़ दें तो ये आ जाएगा साम्य और क्या आ गई अवस्था। अवस्था का मतलब हो गया स्थिति और साम्य का मतलब हो गया समतल। समान स्थिति के अंदर अब ये स्थिति बलों की भी हो सकती है, तापमान की भी हो सकती है, दाब की भी हो सकती है, किसी चीज की हो सकती है। अब उसके आगे देखो हमने क्या लगा दिया उष्मीय समान। तो दो हमारे पास ऐसे तत्व होंगे जिनकी स्थिति उष्मा की समान होगी। अगर मैं इसके आगे लगा दूं तापीय साम्य तो दो इस प्रकार के तंत्र होंगे जिनका तापमान क्या रहेगा तुम्हारा समान। समझ में आ गई कहानी? इतनी सी बात है, ये केमिस्ट्री के अंदर। अगर मैं तुम्हें कह दूं दाब साम्य अवस्था तो दो सिस्टम होंगे उनका दाब होगा वो बराबर रहेगा। अब तुम एक चीज बताओ कि जब कोई तंत्र साम्य अवस्था के अंदर होगा तो मैं तुम्हें कह दूं तापीय साम्य अवस्था में, किसमें है? तापीय साम्य अवस्था में। अब देखो हम थोड़े ऊंचे लेवल का प्रश्न करेंगे क्योंकि इसमें दिमाग लगाना है। प्रश्न तो एकदम लो लेवल का, लेकिन ये ऊंचे स्तर पे पूछा जाता है। कैसे पूछा जाएगा कि तुम्हारे पास में दो वस्तुएं हैं, एक तो ए है और दूसरी तुम्हारे पास में बी है। इसका तापमान T1 है, इसका तापमान T2 है और ये दोनों साम्य अवस्था के अंदर है। ध्यान देना, दोनों क्या है? साम्य अवस्था के अंदर है। तो इनका तापांतर बताओ कितना होगा? इनका तापांतर बताओ कितना होगा? दो वस्तुएं, एक ए है दूसरी बी है। ए का तापमान T1 है, बी का तापमान T2 है। दोनों साम्य अवस्था में है, तापीय साम्य अवस्था के अंदर है। तो इन दोनों का, इस सिस्टम का तापांतर बताओ कितना होगा? ताप का अंतर कितना होगा? साम्य अवस्था में कहने का मतलब ही क्या है कि जो T1 है वो बराबर है किसकी? T2 की। और तुम अंतर निकालोगे T1 माइनस T2 तो वो तो कितना है? 0 ही आएगा क्योंकि दोनों ताप ही बराबर। समझ गए? अब तुमसे मैं एक प्रश्न और पूछता हूँ। देखो एक चीज और बताओ कि ये दोनों तुम्हारे पास में सिस्टम है, ये दोनों तुम्हारे पास क्या है? सिस्टम है। जैसे ये तो हो गया ए, इसका तापमान कितना है? T1 और ये है तुम्हारे पास में बी, इसका तापमान कितना है? T2 और तापीय साम्य के अंदर है। इसमें है तापीय साम्य अवस्था में है। तो सबसे पहला हमें ये पता चला कि इनका जो तापांतर है T1 माइनस T2 वो कितना है? 0। अब दूसरी जो चीज तुम्हें बतानी है वो बतानी है कि इसके अंदर ऊष्मा प्रवाह की दिशा, ऊष्मा प्रवाह की दिशा कौन सी होगी? इसके लिए मैं तुम्हें ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन ए है कि ऊष्मा ए से किसकी तरफ जाएगी? बी की तरफ। ऑप्शन बी है कि ऊष्मा किसकी तरफ जाएगी? बी से ए की तरफ। तीसरा, ऊष्मा ए से बी की तरफ नहीं जाएगी। और डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताओ ये प्रश्न है। ये दो तंत्र है, ए जिसका तापमान T1, बी जिसका तापमान T2, दोनों तापीय साम्य अवस्था के अंदर है। मतलब तापांतर कितना है दोनों का? 0 है। तो अब तुम्हें बताना है कि ऊष्मा प्रवाह की दिशा कौन सी होगी। या तो ऑप्शन नंबर 1 ये कहता है कि ऊष्मा कहां से कहां जाएगी? ए से बी की तरफ। दूसरा कहता है कि ऊष्मा कहां से कहां जाएगी? बी से ए की तरफ। तीसरा कहता है कि ना तो ऊष्मा यहाँ जाएगी ना ऊष्मा यहाँ जाएगी। और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो बताओ क्या होगा? ए ऊष्मा ए से कहां जाएगी? बी तक। तो बताओ सर इसमें मुझे सी लग रही है। सी लग रही है। तो देखो भाई लोगों, जब ये तापांतर कितना है इनका? 0। हमने अभी अभी पढ़ा कि ऊष्मा जो है वो किसके ऊपर निर्भर करती है? तापांतर के ऊपर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? तापांतर। तो जो ऊष्मा होगी वो हाई टेम्परेचर से किसकी तरफ जाएगी? लो टेम्परेचर की तरफ जाएगी। अब इनमें इन दोनों का टेम्परेचर ही बराबर है भाई, जितना T ये है उतना ही T क्या है? ये। तो हम ये निर्धारित नहीं कर रहे कि हाई टेम्परेचर ये या हाई टेम्परेचर ये और लो टेम्परेचर ये है या लो टेम्परेचर ये। तो ऊष्मा ना तो यहाँ से यहाँ जाएगी और ना यहाँ से यहाँ जाएगी। तो हम कह देंगे ऑप्शन सी क्या होगा? सही होगा। ऊष्मा इसके अंदर इधर उधर जाएगी। तो हमने ये देख लिया
कि अगर तुम्हें उष्मा की दिशा ज्ञात करनी है कि उष्मा इस सिस्टम से इसकी तरफ जाएगी या इससे इसकी तरफ, तो पहले तुम्हें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? सिस्टम का तापांतर ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, और तापांतर ज्ञात कैसे करोगे कि जो हाई टेम्परेचर होता है उसके अंदर से लो टेम्परेचर को माइनस कर दो, तो वो तुम्हें पता चल जाएगा। अब जब तापांतर का मान ही 0 है तो दोनों तापमान ही बराबर है, तो उष्मा इधर से इधर जाने का कंडीशन नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके जो तंत्र है वो किस अवस्था में है? साम्य अवस्था के अंदर है, मतलब संतुलन की अवस्था में है। संतुलन की अवस्था में होते हैं तो एनर्जी का इधर उधर स्थानांतरण नहीं है। आपके पेपर नहीं है, ये तो नीट आईआईटी के अंदर आने वाला था, समझ गए भाई? चलो आगे लिखो, क्या है लिखी थी वो हो गया पूरा। अब हेडिंग लगाओ तापीय साम्य। किताब में पढ़ते थे तापीय साम्य। अगली हेडिंग है तापीय साम्य अवस्था। ये चीजें हमारे दिमाग में रही, ये कैसे कैसे मामला सेट हो रहा है। तो हेडिंग लगा लो तापीय साम्य अवस्था, जिसे कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। देखो इसमें तुम ये पहले चित्र बनाओ, ये A है, इसका तापमान T1 है, ये B है, इसका तापमान T2 है। जहाँ ये इतनी चीजें आपकी कॉपी में होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब इसके आगे लिखेंगे डेफिनेशन। पहले इतना काम करो, अभी जो समझाया है उसी को लिखना है। ये चैप्टर टेक्निकल है भाई लोगों, तो आपको इसको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, तब ये समझ में आएगा। अभी जो हमने पाठ पढ़े थे उनके अंदर गति की समीकरण थी, वो आपके पहले भी कुछ पढ़े हुए थे। जैसे आपने 9वीं के अंदर पढ़ा था न्यूटन की गति का नियम, तो चौथा पाठ तो उसी के अंदर करोगे। तीन नियमों के अंदर कार्य हम जानते थे, ऊर्जा हम जानते, शक्ति हम जानते, ये चीजें सारी नहीं है, तो इनको बार बार पढ़ना पड़ेगा। अब कुल 5 पाठ होगा तो थोड़ा कम कर देना पड़ना, और इस किताब के जो पाठ है उनको करना ज्यादा। तो इसमें लिखो डेफिनेशन में, परिभाषा में लिखो परस्पर संपर्क में रखी दो ऐसी वस्तुएं जिनका तापमान एकदम समान होता है, जिनका तापमान एकदम समान होता है, एवं तापमान समान होगा तो तापांतर कितना हो जाएगा? एवं तापांतर शून्य होता है, तापांतर शून्य होता है, तो वस्तुओं की यह अवस्था संतुलन की अवस्था कहलाती है। तो वस्तुओं की यह अवस्था संतुलन की अवस्था कहलाती है।
कौन सी अवस्था कहलाती है? संतुलन की अवस्था कहलाती है। ऊष्मागतिकी में यही संतुलन की अवस्था, ऊष्मागतिकी में यही संतुलन की अवस्था साम्य अवस्था की स्थिति कहलाती है। यही संतुलन की अवस्था क्या कहलाती है? साम्य अवस्था की स्थिति कहलाती है। लिखो, अगले लाइन में लिखो एरो लगा के। साम्य अवस्था की स्थिति में, साम्य अवस्था की स्थिति में इन दोनों तंत्रों में ऊष्मा ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता। इन दोनों तंत्रों में ऊष्मा ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता, क्योंकि दोनों तंत्रों का तापांतर शून्य है। दोनों तंत्रों का तापांतर शून्य है। तो भाई तापांतर शून्य है, तो हम ये पता नहीं कर सकते कि हाई टेम्परेचर कौन सा है, लो टेम्परेचर कौन सा है। तो जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा, भाई ऊष्मा का प्रवाह तो इतना जानता है कि मेरे को तो हाई टेम्परेचर से चालू होना है और कहाँ पे खत्म होना है? लो टेम्परेचर पर। जिस प्रकार तुम ये जानते हो कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को तो ये पता है कि भाई मेरे को तो एन से चालू होना है, कहाँ खत्म होना है? एस पर खत्म होना है। जिस प्रकार विद्युत क्षेत्र में हम ये जानते हैं कि इन रेखाओं को ये नहीं पता कि मेरे को किस दिशा में कहाँ जाना है, इनको तो ये पता है मेरे को तो माइनस से चालू होना है, कहाँ खत्म होना है। तो उसी प्रकार से ऊष्मा प्रवाहित होने की जो टेंडेंसी है या दर है, उसको तो इतना पता है कि मेरे को तो हाई टेम्परेचर से चालू होना है और लो टेम्परेचर तक जाना है। और एक समय ऐसा उत्पन्न कर दूंगी कि जब इन दोनों का तापमान बराबर कर दूंगी, और जब इन दोनों का तापमान बराबर हो जाएगा तो वो अवस्था क्या कहलाएगी? साम्य अवस्था। समझ गए? तो ये हमने यहाँ पर बेसिक पढ़ लिया। अब हम अगली वीडियो के अंदर ये देखेंगे कि ऊष्मागतिकी के नियम आते हैं। क्या आते हैं? जिस प्रकार हमने गति के नियम पढ़े थे, न्यूटन की गति के नियम, उसी प्रकार हम पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी के नियम। उन 3 नियमों के अंदर से पहला नियम जो है वो इम्पोर्टेंट है, उसे कहते हैं शून्यांकी नियम। कौन सा? शून्यांकी नियम। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि उसकी परिभाषा भी इम्पोर्टेंट है, और दूसरी बात पेपर के अंदर तुम्हें बोला जाएगा कि ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम लिखो? प्रथम नियम। अब कई टावर तो क्या करेंगे कि प्रथम नियम लिखेंगे जो उनको पढ़ाया जाएगा। कई बच्चे क्या करेंगे, उसमें कौन सा नियम लिखेंगे? शून्यांकी नियम। तो भाई नियम मैंने कितने बताए? 3 है। तो जो प्रथम नियम है ना, इस प्रथम नियम का नाम है शून्यांकी नियम। कौन सा नियम? और जो दूसरा नियम है, उस दूसरे नियम का नाम है क्या नियम? प्रथम नियम। और जो तीसरा नियम है, इस तीसरे नियम का नाम है द्वितीय नियम। अब तुमसे बोला कि कौन सा नियम लिखो? प्रथम नियम, तो टावर ये नियम लिख देंगे। कई बच्चे क्या करेंगे कि प्रथम नियम समझा तो ये वाला प्रथम देखिए, ये ठोक देंगे। तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि तुम्हें अगर प्रथम नियम बोले तो हमें प्रथम नियम ये नाम के आधार पे चलना है, इन नाम के आधार पे। समझ गई? तुम्हें बोलेगा शून्यांकी नियम लिखो तो हमें शून्यांकी लिखो, तुम्हें बोले प्रथम लिखो तो हमें प्रथम लिखना है, तुम्हें बोले द्वितीय लिखो तो हमें तीसरा लिखना है, जिसका नाम क्या है? द्वितीय। समझ गई? इसके हिसाब से नहीं चलना है, ये तो हमारी बनाई हुई क्रम संख्या है। अगर वो बोले प्रथम नियम लिखो तो दूसरा, अगर बोले शून्यांकी लिखो तो पहला, और अगर लिखे द्वितीय लिखो तो तीसरा। ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इस वीडियो में इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर देखेंगे। धन्यवाद।